हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम जो है हिस्ट्री के पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को पूरे पहले टॉपिक वाइज और फिर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने कर लिया है। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य से जुड़ी 100 पॉइंट हमने करवा दिया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि पिछली कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन सब क्वेश्चन को पॉइंट वाइज और डिटेल वाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब किया था? तो 322। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में किया था। और यह जो है नंद वंश को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। उन्होंने उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया और चाणक्य के निर्देश में साम्राज्य का विस्तार किया। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आधुनिक पटना हमारा है, जो कि पटना में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह भव्य नगर प्रशासन का केंद्र था। मेगास्थनीज ने इसे यूनानी इतिहास में वर्णित किया और नगरी की दीवारें और किले आज पुरातात्विक सर्वेक्षण का विषय है। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान सम्राट अशोक था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्णित यानी डिटेल रूप में बता दिया है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अहिंसा और सामाजिक न्याय को अपना लिए। उन्होंने स्तूप और अशोक के शिलालेख बनवाए जो उन्हें एक धर्म प्रचार का साक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तार किया? तो दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा विस्तार किया। अब चंद्रगुप्त और अशोक ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तथा मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, जो उस समय का सबसे विशाल साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। और चाणक्य को ही क्या कहा जाता है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का युद्ध नीति और व्यवस्था और शासन की रूप को दर्शाता है। यह भारत के प्राचीन प्रशासनिक ग्रंथों में से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? अगली क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध की हिंसा से आहत होकर अशोक ने अहिंसा नीति को अपनाई और बौद्ध धर्म का अपना लिया। और इसके पहले वाले वीडियो में ही हम लोग ने 100 पॉइंट में इन सब चीज़ों को कवर कर रखा है, तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सुनने में आसान होगा और जानने में तुरंत आपको याद हो जाएगी। अगली क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और कर संग्रह पर आधारित थी। कृषि से कर क्या था? जो कि 1/6 कर था मौर्य साम्राज्य के समय में। कृषि से प्राप्त कर शासन की सबसे बड़ी आय थी। किसानों को कर देना अनिवार्य था, लेकिन कृषि विकास सरकार का प्राथमिक लक्ष्य था। मौर्य शासन काल में गुप्तचर व्यवस्था क्या थी? मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था क्या थी? तो सूचना संग्रह और निगरानी व्यवस्था को गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर मंडल द्वारा साम्राज्य की शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाता था, जिससे शासन कुशलता से संचालित होता था। अगला क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में किया था? तो किन देशों में किया था? श्रीलंका में किया था और म्यांमार और चीन में किया था। मीन्स अशोक ने सबसे ज़्यादा श्रीलंका का नाम आता है और म्यांमार का नाम उसके बाद आता है और उसके बाद फिर चीन का नाम आता है। तो किसने किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मौर्य काल की सेना की प्रमुख विशेषता क्या थी? एक मिनट। मौर्य काल की सेना की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वह विशाल हाथी सेना थी और घुड़सवार और रथ साथ में
होते थे। अगली क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के कलाकारों द्वारा किस स्थान की प्रतिमा बनाई गई थी? किस स्थान की प्रतिमा बनाई गई थी? सारनाथ सिंह का प्रतिमा बनाई गई थी। यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की भूमि की स्थिति, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। मौर्य काल का सबसे प्रमुख इतिहास स्रोत कौन सा है? तो मेगास्थनीज की निकाय, यानी मौर्य साम्राज्य का जो प्रमुख इतिहास है, मीन्स किस किताब में वर्णित है? तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तिका में वर्णित है। मेगास्थनीज ने यूनानी बालक के रूप में भारत का दौरा किया और मौर्य साम्राज्य की ब्यौरेवार जानकारी दी। इसका ग्रंथ इंडिका मौर्य काल का महत्वपूर्ण प्रमाण है। कौन सा शासक मौर्य वंश के पतन का कारण बना? मीन्स कौन सा शासक जो है मौर्य वंश का पतन हो गया? तो बृहदत्त। कहने का मतलब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा शासक मौर्य वंश के पतन का कारण बना? तो बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त की हत्या सेना के सेनापति किसने किया था? पुष्यमित्र ने करके मौर्य साम्राज्य को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किन्हें प्रशासन के असली कार्यकर्ता माने जाते थे? तो अधिकृत अधिकारी को असली कार्यकर्ता माना जाता था। प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा राज्यकार्यों को संचालित किया जाता था। राजनीति और शासन की अंतिम जिम्मेदारी लेते थे। सॉरी, अशोक के शासन में किस किस नीति में सामाजिक शांति बनाए रखी थी? तो धर्म नीति में या धम्म नीति में। धम्म नीति अहिंसा, सत्य, करुणा, सहिष्णुता जैसे नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज में शांति कायम रखी थी। मौर्य काल में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए क्या उपाय थे? तो वन्य जीव शिकार पर प्रतिबंध था। अशोक ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई तरह के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाए। इससे पर्यावरण संरक्षण शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में कृषि व्यवस्था कैसी थी? तो सिंचित और व्यवस्थित थी। सिंचाई के लिए नदियाँ, तालाबों, कृषि का उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजनागत कदम उठाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन में सैनिकों का वेतन कैसे दिया जाता था? तो मुद्रा के रूप में दिया जाता था। सैनिकों को नियमित रूप से पैसे की मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था, जिससे सेना को मजबूती बनाया गया था। मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था? तक्षशिला, यानी तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय, जहाँ सैनिक, प्रशासनिक और वैदिक शिक्षा दी जाती थी। यह मौर्य काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था वहाँ तक्षशिला। मौर्य काल में कौन था? महान था तक्षशिला। मौर्यकालीन अशोक के शिलालेखों में किन भाषाओं का उपयोग हुआ? तो प्राकृत और फारसी दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख में किस भाषा का उपयोग हुआ है? तो प्राकृत और फारसी का उपयोग हुआ है। अगली क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की विस्तार नीति में कौन सबसे महत्वपूर्ण था? तो युद्ध और विवाह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त ने विवाह और युद्ध के माध्यम से अन्य छोटे राज्यों को अपने अधीन किया तथा साम्राज्य का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राज्यों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए क्या किया जाता था? तो शांति संधि और गठबंधन किया जाता था। मौर्य ने शांति संधि, राजनीतिक गठबंधन और विवाह के माध्यम से शासकीय विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य में किस धर्म का विशेष संरक्षण किया गया था? तो बौद्ध धर्म का विशेष संरक्षण किया गया था। अशोक ने राजकीय धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार के लिए स्तूप भी बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की अवधि थी? तो मौर्य साम्राज्य की अवधि थी 137 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यहीं पे थोड़ा एक और डील किया हुआ है थोड़ा सा। मौर्य साम्राज्य लगभग 322 ईसा पूर्व में से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया, जो कि 137 वर्ष चला था। अगला क्वेश्चन है, किसने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना? तो पुष्यमित्र ने सेना की सत्ता का संभाली। मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या के पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, जिससे मौर्य साम्राज्य का
अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रंथ में मौर्य काल की जानकारी मिली? तो इंडिका पुस्तक में मौर्य काल की जानकारी मिली। और इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन था? इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य के शासन, संस्कृति, समाज, महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मौर्य प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? मौर्य प्रशासन व्यवस्था केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित थी। मौर्य शासन केंद्रीकृत था, जिसमें विभिन्न प्रांतों का नियंत्रण केंद्रीकृत शासन के अधीन था। मौर्य सम्राट की मृत्यु के बाद क्या हुआ? मौर्य सम्राटों की मृत्यु के बाद साम्राज्य सिकुड़ने लगा और अंततः समाप्त हो गया। अशोक के बाद कमजोर शासकों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, जो शुंग वंश के उदय तक जारी रहा। मौर्य साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? मौर्य साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो सीमित अधिकार वाली थी। मौर्य काल में महिलाओं के अधिकार सीमित थी, हालांकि कई अभिलेखों में उनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी मानी जाती है? मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी मानी जाती है? तो राजनीतिक एकता। मौर्य साम्राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विशाल राजनीतिक एकता स्थापित की, जिसमें प्रशासन को मजबूत बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को किसने 4 या 5 प्रांतों में विभाजित किया? मौर्य साम्राज्य को किसने 4 या 5 प्रांतों में विभाजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। कालांतर में इन्हें 5 कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत का शासक कुमार होता था। मौर्य काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो मौर्य काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी ग्राम। मौर्य काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ग्राम। ग्रामों की निगरानी ग्रामीण करता था। यह प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी, जहाँ स्थानीय प्रशासन व न्याय होता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन कितने समितियों में विभाजित था? तो 6 समितियों में विभाजित था। मेगास्थनीज द्वारा बताया गया नगर प्रशासन में उद्योग, विदेशियों, जनगणना, व्यापार, बिक्री, नियंत्रण और कर वसूली की 6 समितियां होती थी। मौर्य साम्राज्य की सेना की कुल संख्या कितनी थी? तो मौर्य साम्राज्य की संख्या कुल सेना लगभग 7 लाख थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में लगभग 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 युद्ध यात्री यानी हाथी और 800 रथ शामिल थे। अमात्य पद का क्या कार्य था? तो मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी। अमात्य पद का क्या कार्य था? तो प्रशासनिक एवं मंत्री। मौर्य काल में कौन सी न्याय व्यवस्था की व्यवस्था थी? तो सिविल और फौजदारी न्याय। मौर्य काल की सेना प्रमुख विशेषता क्या थी? मौर्य काल की प्रमुख सेना व्यवस्था क्या थी? तो मौर्य काल की प्रमुख सेना की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो उपयुक्त में से सभी, यानी घुड़सवारी सेना, बड़ी हाथी सेना और रथ सेना। सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना का मौजूद संगठन था। अशोक के समय में कितने प्रांत थे? अशोक के समय में कितने प्रांत थे? तो 5 प्रांत थे। अशोक ने साम्राज्य को 5 प्रांतों अशोक ने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था, जिसकी राजधानियां पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी थी। अशोक के शासनकाल में किस दुर्ग का उल्लेख है? तो पाटलिपुत्रा और दीवारदार का किला का उल्लेख है। पाटलिपुत्रा में विशाल सभी प्रकार की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो मौर्यकालीन मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो कृषि था। कृषि मौर्य राज्य की मुख्य आय का स्रोत था। भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई व आय उपाय अपनाए। मौर्य काल में धम्म नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मौर्य काल में धम्म नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अशोक के द्वारा लागू की गई थी। धम्म नीति धर्म, अहिंसा, न्याय और सदाचार आधारित थी, जिसे अशोक के शिलालेख में वर्णित किया गया। अशोक के धम्म नीति को फैलाने के लिए कौन सी नियुक्त किया गया था? तो धम्म महामात्र का नियुक्ति किया गया था। मौर्यकालीन प्रशासन में नौकरशाही किस पर विभाजित था? तो विभागों और कार्यों के अनुसार पर विभाजित था। मौर्य साम्राज्य की सेना का नेतृत्व कौन करता था? तो सेनापति करता था। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो आंतरिक
कला। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बाद कमजोर शासकों का राजनीतिक अस्थिरता आंतरिक अवरोधा, इससे साम्राज्य कमजोर हुआ। मौर्य साम्राज्य के विदेशी इतिहास लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज और फैयान। अशोक के शासन में स्तंभों की स्थापना किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख मुख्यतः प्राकृत ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के दौरान सबसे अधिक किसकी खेती होती थी? तो गेहूं की खेती होती थी। गेहूं की मुख्य फसल थी, साथ ही जो अन्य अन्य अनाज की भी खेती होती थी। मौर्यकालीन आर्थिक नीति का क्या केंद्र था? तो कर संकलन। मौर्यकालीन आर्थिक नीति का केंद्र क्या था? तो कर संकलन। मौर्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक योगदान क्या थी? तो स्थापत्य कला। मौर्यकालीन स्तूप कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अशोक, खासकर अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन। और अगर आप लोग अभी तक इस YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अगली नोटिफिकेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें।